आपने कहा ना हेमंत बिस्वा, वो नक्शा दिखा रहा कि भारत टूट गया। अरे इन पे तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए हेमंत बिस्वा पे। इसके खिलाफ जो सबसे बड़ी बात है, जो नफ़रत फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा। देश में इतनी नफ़रत फैल गई है, देश में महंगाई बढ़ गई है, देश में बेरोज़गारी बढ़ गई है। आज जितने भी युवा हैं, बेचारा कोई युवा है MBA किया हुआ है, किसी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, भटक रहे हैं, उनको कोई राह नहीं दिख रही। उनके भविष्य के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकसभा पर। विपक्ष को एक करने का या विपक्ष की मजबूती दिखाने का अब जो बेड़ा उठाया है राहुल गांधी जी ने, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत करी है कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर का सफ़र तय करना है उनको। और इस यात्रा में उन्होंने जो पॉइंट रखा है वो ये है कि पूरे भारत के जो लोग हैं उनको जोड़ने का, जो नफ़रत की राजनीति कर रही है बीजेपी, उसको हटाने का और लोगों में प्यार और मोहब्बत का जो एक इमोशन है वो लाने का। तो उसके बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के एक वरिष्ठ और बहुत पुराने कार्यकर्ता, जो करीब लगभग 40 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अरुण मलिक जी, DPCC के जो सेक्रेटरी भी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। तो बताइए सर, जो भारत जोड़ो यात्रा है, एक आम कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस के आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा सोनिया गांधी जी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मैं ये पहले एक आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ। और देखिए, और राहुल जी कितने प्यार से, वो कितने सम्मान से मुझ जैसे आम कार्यकर्ता से मिल रहे हैं जी। ये कब की तस्वीर है सर? ये कम से कम 3 साल 4 साल पहले की है। अच्छा। और ये राहुल जी कितने प्यार से मिल रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इनकी कितनी बड़ी दरिया दिली है कि मैं आम कार्यकर्ता हूँ और कितने प्यार से मिल रहे हैं। इतने मधुर भाषा हैं। मुझे याद आते हैं राजीव गांधी जी, बिल्कुल हूबहू कापी हैं ये राहुल गांधी जी। और राजीव गांधी जी भी बहुत स्मार्ट थे, हमसे आम ऐसे ही मिलते थे। बहुत बारी राजीव जी से हम लोग मिले, मन खुश हो जाता था उनसे मिलके। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी। पूरी दुनिया में राजीव जैसे स्मार्ट व्यक्ति नहीं हो सकता। वही स्मार्टनेस, अरे भगवान बहुत लंबी उम्र दे राहुल गांधी जी को। T-शर्ट में इतने स्मार्ट लगते हैं, इतने स्मार्ट लगते हैं। और ये बीजेपी को दर्द हो रहा है क्योंकि टी-शर्ट में, सर ने कहा टी-शर्ट में बहुत स्मार्ट लगते हैं। और टी-शर्ट का जो मुद्दा उठाया बीजेपी ने कि 41,000 रुपये की टी-शर्ट, जो बाहर की ब्रांड की टी-शर्ट है, वो पहन के राहुल गांधी निकले हैं भारत को जोड़ने, ये आरोप लगाया सर बीजेपी ने। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बीजेपी तो आरोप लगाने वाली पार्टी है, झूठी बातों में जाने वाली पार्टी है। अब ये देखिए ना, स्मृति ईरानी ने अभी 3-4 दिन पहले क्या कहा कि राहुल जी वहाँ विवेकानंद जी के वहाँ नहीं गए। अरे स्मृति जी, आप उनकी बात करते हैं, आप वहाँ बात करते हैं ना, जो ये थी बाल्किन, क्या थी ये, बिल्किस बानो के जो हत्यारे थे, जो रेपिस्ट थे, 11 लोगों को छोड़ा गया, उनको मालाएं पहनाई गई, उनको मिठाई खिलाई गई, हाँ, उससे स्वागत किया गया। अगर आपको मैं तब मानता, आप जाकर उनकी मालाओं को तोड़ते, आप जाकर मिठाई के डब्बे को फेंकते और ये कहती कि दोबारा से इनको जेल में डाला जाए। वो तो काम इनसे हुआ नहीं, वहाँ तो ये गई नहीं। और दूसरी चीज़, जो महिला आयोग है, ज़रा सी बात पे नोटिस भेज देता था, तो वहाँ बिल्किस बानो को वहाँ पे नोटिस क्यों नहीं भेजा? वहाँ क्यों नहीं ये महिला आयोग वाले जागे? वहाँ इनको जागने की ज़रूरत नहीं थी क्या? कि एक महिला के साथ रेप हुआ, 11 लोगों ने किया, और बीजेपी के लोग, और 3 साल के बच्चे को पटक पटक के मारा, इतनी दर्दनाक मौत हुई। ये इसको नज़र नहीं आया स्मृति ईरानी को? वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? मतलब वहाँ क्यों नहीं पहुँची? वहाँ जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की ये बात करती हैं, जब भी कोई रेप या कुछ ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले इनके द्वारा मतलब ट्वीट किया जाता है, प्रतिक्रिया दी जाती है। उस पर क्यों नहीं बोले? क्योंकि सबसे झूठे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री, वो उनका स्टेट है। वहाँ ये कैसे बोलेंगी? वहाँ अगर ये बोलेंगी तो एक दिन में इनको हटा दिया जाएगा। क्योंकि गुजरात का मामला था, वहाँ इनको नज़र नहीं आया। क्योंकि ये एक्टर अच्छी हैं, क्योंकि इनकी सास भी कभी बहुत ही सीरियल किया था। एक्टर बहुत अच्छे हैं, इनको पता है मैंने कैमरे के आगे कौन सा सीन देना, कितना तेज़ ऊंची आवाज़ में बोलना है, कितनी धीमी आवाज़ में बोलना है। तो ये एक्टर हैं, तो ये नौटंकी करती हैं, एक्टिंग करती हैं। एक्टिंग तो मैं भी बहुत अच्छी कर सकता हूँ, इसके खिलाफ बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। जो गैस का सिलेंडर गई थी पार्लियामेंट में लेकर, 410 रुपये का था, तो मोदी जी के सामने गैस सिलेंडर, इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई होगी। अरे 1153 रुपये का सिलेंडर है स्मृति जी,
वो सिलेंडर को लेती, अपने सर पे रखती और जाती सिलेंडर लेके कि देखिए 1153 रुपये का सिलेंडर है, महिलाएं परेशान हैं, रसोई में गैस नहीं उनकी, तेल के दाम बढ़ गए हैं, आटे के दाम बढ़ गए हैं, घी के दाम बढ़ गए हैं, सब पे जीएसटी लगा दी, जीएसटी, पनीर और दही पे जीएसटी, कितने प्रोडक्ट्स पे जी, और डेली प्रोडक्ट पे जितने प्रोडक्ट हैं उन पे आप ये देखिए ना जीएसटी लगा दी। अरे इनका इतना क्या चाहते हैं ये इससे पता लगता है कि सबसे बड़े घोटालेबाज बीजेपी पार्टी है। ये घोटाले पे घोटाला करते जा रहे हैं। जीएसटी हुआ, नोटबंदी हुई, राफेल हुआ, रात के समय ये करते हैं सब चीज़ें पास। नोटबंदी रात के 8 बजे, जीएसटी रात के 12 बजे। अरे यार तुम संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हो, आप तो संविधान को मानते ही नहीं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो आप लोग। कौन सी लोकतंत्र को आप बचा रहे हैं, कौन से संविधान को आप बचा रहे हैं? सबके खिलाफ आप काम कर रहे हैं, संविधान के भी और लोकतंत्र के भी खिलाफ काम कर रहे हैं और आम जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। 8 साल हो गए हैं, 8 साल लोग आंसू रो रहे हैं, आंसू से लोगों के आंसू नहीं रुक रहे। ये कह रहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन क्या, 8 साल से आंसू बहा रहे हैं और आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है। 70 साल में कभी आपने सुना था कि महंगाई के इतनी बड़ी? 50 पैसे बढ़ते थे। ये मनमोहन सिंह जी हैं, देखिए हमारे महंगाई को लेकर सर ने एक बड़ा सवाल उठाया है और सवाल उठता भी है कि जो उस वक्त स्मृति ईरानी थी जो सर पे गैस सिलेंडर लेके चलती थी 2014 से पहले जब उनकी सरकार नहीं थी, कि इतनी महंगाई है। हालांकि अब जो है एलपीजी जो सिलेंडर है उसके दाम जो हैं लगभग दुगने से भी ज़्यादा हो गए हैं, और भी चीज़ें, तेल हो, पेट्रोल हो, हर चीज़ के जो दाम है दुगने से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन अब जो उनकी वो प्रतिक्रिया थी अब नहीं आती है। तो यही होता है कि सत्ता में आते ही जो पार्टी होती है वो शायद अपने पुराने दिनों को भूल जाती है, और जो और पिसता कौन है उस बीच? आम जनता। आम जनता तो पहले भी पिस ही रही थी और आज भी पिस ही रही है। जी आप कुछ कह रहे थे? देखिए ये मनमोहन सिंह जी हैं, हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर जी, कैसे मिल रहे हैं देखिए। मैं तो आम कार्यकर्ता हूँ, सबसे मिलते थे, कोई भी हो, हम अगर अपना दुख दर्द बताते भी थे उसको पूरा करते थे। आप ये देखिए राजीव जी, मैं बहुत छोटा सा था, राजीव जी से मिला था मैं जी। तब तो मैं कितने समय से सर, मतलब लगभग 40-45 साल हो गए मुझे कांग्रेस में। 40-45 साल हो गए, 40-45 साल हो गए कांग्रेस में, और इसी में रहेंगे हम। जहाँ नेहरू परिवार होगा अरुण मलिक वहाँ रहेगा, चाहे सत्ता में रहे चाहे सत्ता में ना रहे। लेकिन उनकी जो नेहरू जी के काम देखे हमने, इंदिरा जी के काम देखे, राजीव जी के देखे, ये तो उनके पैरों की जूती भी नहीं है जो उन्होंने काम किए देश के लिए। आप ये देखिए सोनिया जी कैसे मुझसे बैठ के बात कर रही हैं, कितना आम कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, ये मेरे साथ एक दोस्त हैं, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी डेथ हो चुकी है सर। कैसे सोनिया गांधी को जैसे बताया जाता है, हमें सर ने इस वक्त बताया कि सोनिया गांधी को जिस तरह विपक्ष बताती है कि काफ़ी अकड़ू किस्म की हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर ने बताया बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला हैं, एक आम कार्यकर्ता हैं सर, तो बड़े काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, लेकिन किस तरह से मिल रही हैं सर ने बताया, बहुत ही अच्छा व्यवहार है सबके प्रति। तो अब मैं सर आपसे एक ये सवाल पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी, आप जैसे कार्यकर्ता जो इतने समय से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, मतलब एक लॉयल्टी, एक वफादारी है आपकी, ये जो बड़े नेता हैं जो हाल फिलहाल में देखा गया है कुछ सालों से, मतलब कांग्रेस का दामन छोड़ के अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, पंजाब में सुनील जाखड़ हो, बड़े बड़े नेता जिन्हें मास्टरमाइंड कहा जाता था एक तरह से, जो कहा जाता था नॉर्थ ईस्ट का उन्हें बताया जाता था, बिस्वा शर्मा जी को और सुनील जाखड़ जी को पंजाब का। तो ये बड़ी पार्टी के बड़े बड़े नेता जब पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो एक आम कार्यकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए ये जो लोग हैं ना, ये मतलब रस लोग हैं, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए नहीं थे, कांग्रेस के नाम पे थे, कांग्रेस में थे, तो इनको इज्जत भी थी, शोहरत भी थी। तो कांग्रेस से हट के इनका कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई नहीं पूछेगा। तो कांग्रेस के नाम पे ये रहे, आज मैं भी हूँ, कांग्रेस है तो हमें सब कुछ है, कांग्रेस के नाम से हैं। आज मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना। तो ये मतलब प्रश्न लोग हैं, ये सब चलेगा, इनसे कुछ नहीं होने वाला। वो आज भी वो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता नहीं थे, वो हमेशा पद पे बना रहना चाहते थे। आप ये देखिए सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया, त्याग की मूर्ति है ना। क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के लिए घूम रहे हैं क्या? देश में इतनी नफरत फैल गई है, देश में महंगाई बढ़ गई है, देश में बेरोज़गारी बढ़ गई है। आज जितने भी युवा हैं, बेचारा कोई युवा है MBA किया हुआ है, किसी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, भटक रहे हैं,
उनको कोई राह नहीं दिख रही। उनके भविष्य के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, ताकि जो हमारा युवा है उनका आगे का भविष्य क्या है। जो बीजेपी की सरकार है उनका भविष्य अंधकार में कर दिया पूरी तरह से। तो ये महंगाई, बेरोज़गारी, अत्याचार, बलात्कार, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इसके खिलाफ जो सबसे बड़ी बात है, जो नफ़रत फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा। आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, मुस्लिम गाने लिखे हैं, ये देशभक्ति के गाने मुस्लिम लोगों ने लिखे हैं। देशभक्ति के गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए ज़्यादा, औरों ने भी गाए, लता जी ने भी गाए, और भी लोगों ने भी गाए, लेकिन सबसे ज़्यादा देशभक्ति गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने। क्या मुस्लिम हैं, देशभक्त हैं, अपने देश के गाने गाए, लिखे मुस्लिम ने हैं। हिंदू मुसलमान क्या है, क्या मुस्लिम? आप मुझे बताइए, इस देश में सीता भी रहनी चाहिए, उसकी भी इज़्ज़त रहनी चाहिए, सलमा की भी इज़्ज़त रहनी चाहिए। ये वो देश है। बहुत बड़ी बात कही है सर ने कि इस देश में सीता की भी इज़्ज़त होनी चाहिए और सलमा की भी इज़्ज़त होनी चाहिए। जी, ये होना चाहिए। तो ये चीज़ें सबको इसको रख कर हम लोग दूर रख कर राहुल जी ने कि देश में जो नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है उसको दूर करना है, और दूर होगा। सबसे बड़ी आपको एक बात और बता रहा हूँ, 3570 किलोमीटर की जो यात्रा है वो दर्द हो गया बीजेपी को। इतनी बड़ी यात्रा आज तक कभी इतिहास में किसी ने नहीं करी होगी। गांधी जी ने तो की बहुत, महात्मा गांधी मतलब जी एक कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर आपको पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी सफल रहेंगे अपने इस भारत जोड़ो यात्रा? सफल रहेंगे। और आपको मैं यही बता रहा हूँ, राहुल जी नहीं, देश के लोग इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। देश के लोग 130 करोड़ लोग, 130 करोड़ लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, अपनी जुमलेबाजी से, धोखे से, झूठ से, फरेब से, ईवीएम की मशीनों की हेरा फेरी से ये सत्ता में इन्होंने हथियार है। आज ये बताइए कितनी स्टेटों की सरकार उन्होंने तोड़ दी। बिल्कुल, ऑपरेशन लोटस जो चलाया जाता है, इनको कोई लोग तो नहीं चाहते ना, लोग तो नहीं इनको चाहते। पैसे के बल पे अपना छल के से अपना जो पावर दिखानी, उसको ये तोड़ के सरकारों में सरकार तोड़ के अपनी सरकारें बना रहे हैं। लेकिन पब्लिक का ओपिनियन इनके साथ कोई नहीं है, आज भी कोई नहीं है। लोगों को एक से देखिए, ये सर्वे दिखा देते हैं 100 लोगों में, 50 लोगों में भारतीय जनता पार्टी कितनी। बंगाल में क्या हुआ, बड़ी बड़े कहते 200 सीटें पार, वो बेचारी व्हील चेयर पे काम कर गई, ये हवाई जहाज़ों में हवाई जहाज़ी करते रहे, हवाई में सारे सर्वे फेल हो गए। ममता जी आ गई क्योंकि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई थी। और ये लोग हैं सिर्फ सांप्रदायिकतावादी, संप्रदाय को कैसे तोड़ा जाए और उसी को जोड़ने के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी वो निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी। अभी 7 लेकिन सर विपक्ष का लगातार ये आरोप लग रहा है कि भारत आखिर टूटा कहाँ है जो आप भारत को जोड़ने निकले हैं? सर ये कम बात है, आज नफरत फैलाई जा रही है, ये कम बात है, ये तोड़ने वाली बात नहीं है। आप ये जैसे अभी आपने कहा ना हेमंत बिस्वा, वो नक्शा दिखा रहा कि भारत टूट गया। अरे इन पे तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए हेमंत बिस्वा पे। भारत टूटा कहाँ है? तू नक्शे को तोड़ता हुआ दिखा रहा। अगर यही काम किसी कांग्रेस ने किया होता, किसी कार्यकर्ता ने, तो अभी तक ये एफआईआर दर्ज कर लिए थे इन्होंने। वो जो दिखा रहा है उनका नक्शा, आपने देखा होगा कि मैंने देखा कि वीडियो में दिखा रहा है नक्शे को तैसना। और जी उन्होंने हाँ जी, उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर राहुल गांधी को भारत जोड़ना ही है तो वो पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, जो उनके पूर्वजों ने जो गलती करी है पाकिस्तान को अलग करके, बांग्लादेश को अलग करके, अगर उन्हें काम करना है भारत जोड़ो यात्रा का तो अखंड भारत को जोड़ने के लिए काम करे, ऐसा कहा था हेमंत बिस्वा शर्मा जी। देखिए हेमंत बिस्वा हो चाहे दूसरे हों, कहते हैं अखंड भारत। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अखंड आज मुस्लिम आबादी कितनी है सर देश में? 20 करोड़, 20 या 22 होगी ना। अखंड भारत ये कितना का इन्होंने 2030 में कह रहे थे ना। अगर 2030 में अखंड भारत की मुस्लिम बात करें तो अब मुस्लिम की आबादी तो डबल हो जाएगी। अभी 20 करोड़ से इतना ये घबराए हुए हैं, 40,000 से ये क्या करेंगे? 20 करोड़ मुसलमान से करें। अच्छा दूसरी चीज़ ये है, ये कह रहे हैं जी हिंदू खतरे में है। हिंदू कहाँ खतरे में? सरकार में तो तुम हो। हाँ, ये बहुत तो क्यों खतरे में है? सरकार में तो तुम बैठे हो, तो हिंदू कैसे खतरे में है भाई? बिल्कुल। अगर हिंदू खतरे, कहते हैं सर कि हम जब तक हैं सत्ता में तो हिंदू तब तक सेफ है, यदि कोई और पार्टी आ गई मतलब भाजपा की जगह तो हिंदू खतरे में हो जाएगा, ये बोला जाता है। 70 साल में हिंदू खतरे में रहा? 70 साल तो हमने चला दिए देश, कहाँ खतरे में रहा हिंदू? जी रहा, मिलजुल कर रहते थे सारे। ये तो 8 साल से बातें ज़्यादा फैल गई नफरत की, हिंदू मुसलमान ये करने लगे। 70 साल तो कभी ऐसा हुआ नहीं जी, ना हुआ। हिंदू भी सुरक्षित था, मुस्लिम भी सुरक्षित था, सारे लोग सुरक्षित थे। बिल्कुल, सब मिल बांट कर रहे हैं, सब मिलकर हैं। ये तो इनकी कहने की बातें हैं, इनका जो नज़रिया होठों पे ना इनके शायद है, जी लेकिन दिल में जहर है इनके। जी।
और नज़रिया भी इनका बहुत गंदा नज़रिया है इनका। जी। अब एक सवाल मेरा सर ये है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में इस वक्त क्या है, मतलब कोई विश्वास जगा है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, या कुछ ऐसी फीलिंग हो जो मतलब? सर हर कार्यकर्ता के मन में आज इतना विश्वास है, हर कार्यकर्ता ये महसूस कर रहा है कि हम क्यों नहीं यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन अब हमारे दिल्ली में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, हमारे अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी जी रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे, उनमें सबके नाम होंगे और हर कार्यकर्ता खुश है। सबकी भागीदारी है उसमें, भारत जोड़ो यात्रा में सबकी भागीदारी है और ये बहुत ही अच्छा कदम है। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। देश के लोग चाहते हैं कि ये परिवार आए, ये परिवार आए तो देश एक है, ये रहे तो देश टूटेगा सर। अब इनके देखिए किस पे विश्वास करें। वीएचपी कुछ कहता है, बजरंग दल कुछ कहता है, आरएसएस कुछ कहता है, विश्व हिंदू परिषद कुछ कहता है। ये इनके कहते हैं ना, वो अभी दशहरा आने वाला, रावण के 10 सर थे। अच्छा। रावण के 10 सर थे ना, तो ये आरएसएस एक है, बाकी ये 10 सर इन्हीं के हैं। वीएचपी ले लो, विश्व हिंदू परिषद, सारे एक ही हैं। इनकी जो मोनोपोली है वो एक ही है, इनकी विचारधारा एक ही है। एक विचारधारा, देश के प्रति वफादारी नहीं है इनकी विचारधारा में। विचारधारा में वफादारी है तो कांग्रेस पार्टी जो सबको एक रखना चाहती है। आपने बात की सर कि जो नफरत की राजनीति है उसको दूर करने के लिए कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन कल एक कांग्रेस ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कि जिसमें ट्वीट किया गया कि एक निक्कर जो है, एक आरएसएस की जो शॉर्ट्स है उसमें आग लगाई हुई दिखाई गई है, जिसको लेकर कल संबित पात्रा ने भी सवाल उठाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि आखिर कांग्रेस की क्या मानसिकता है, इस ट्वीट के पीछे क्या दर्शाना चाहती है कांग्रेस पार्टी इस ट्वीट के ज़रिए। देखिए ये तो उन्होंने कहा कि क्या हिंसा चाहती है, क्या मतलब कुछ ऐसे उपद्रव करवाना चाहती है, या मतलब क्या दर्शाना चाहती है? देखिए कांग्रेस कोई भी उपद्रव नहीं करना चाहती, कांग्रेस देश में हमेशा शांति चाहती है। ये उपद्रवी लोग ये हैं, ये संबित पात्रा कोई ये प्रवक्ता हैं, एक नंबर का बदतमीज़ संबित पात्रा है, एक नंबर का। इसको पता ही नहीं होता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना होता। संबित पात्रा जी नेहरू जी की बात करते हैं, अरे ये तो तब पैदा भी नहीं हुआ होगा जो नेहरू जी ने देश के लिए किया, जो 5 वर्षीय योजना नेहरू जी ने पूरे देश का विकास जो किया, ये तो पैदा भी नहीं हुआ होगा संबित पात्रा। आए दिन आकर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि नेहरू जी ने, मैं झूठे इल्ज़ाम लगाना, आज लोगों ने जुमले पकड़ लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भारतीय झगड़ालू पार्टी है, बीजेपी भागो जनता पार्टी, भागो जनता पकड़ेगी। लोगों ने जुमले शुरू कर दिए। ये लोग बोलना शुरू हो गए कि बीजेपी के बारे में ये लोग हैं, ये करते हैं। तो ये कोई कुछ नहीं है, ये जो टीवी चैनल पे आकर जो मर्जी बोल दें, बड़े बड़े एंकर हैं, जो मर्जी बोल दें, बड़े एंकर हैं भाई, बड़े टीवी चैनल हैं, बोल दें। आम आदमी बोला सोशल मीडिया, मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आज सोशल मीडिया जितना भी है वो पूरे देश के प्रति काम कर रहा है। आज सोशल मीडिया हमारी ताकत बना हुआ है, क्योंकि जो बड़े बड़े एंकर बने हुए बड़े बड़े टीवी के, वो तो बिके हुए हैं सारे, वो तो सारे बिके हुए हैं। आप देखिए MTNL था, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, आज कहाँ है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड? है कहीं उसका नाम? कोई BSNL नहीं, लॉस पे चल रहा है, नहीं कहाँ है? उसको क्यों नहीं डेवलप किया जाता हैं? आज जियो आ गया, जियो आ गया, जियो करेगा, दे पैसे ले रहा है, ज़बरदस्त ले रहा है पैसे लोगों के। वो उनका जो मानसिक स्थिति है वो लोगों को अपने काबू में करना चाहते हैं सारे लोग, हमारे वश में हो ताकि देश को किया जाए। MTNL को करते हैं ना, और भी कई संस्थाएं हैं, आज वो कहाँ हैं? वो सरकारी थी, आज वो कहाँ हैं? उनको प्राइवेट कहाँ है? वो क्यों नहीं करते? वो करते ना, उनको उठाते तब तो मानते हैं डेवलप हुआ। ये नहीं होता स्टेशन का नाम चेंज कर दो विकास हो गया, सड़क का नाम चेंज कर दो विकास हो गया। अरे ज़मीन पे क्या है? दिल्ली में आज एक भी सड़क नहीं बनाई केजरीवाल ने भी, यहाँ गवर्नमेंट। बीजेपी तो कहती है कि लेकिन जो हमारा जो इतिहास रहा है, हमारा जो संस्कृति रही है, हम उसको ही वापस ला रहे हैं, जो नाम बदल कर। तो इससे क्या दिक्कत है कांग्रेस को? देखिए ऐसा है, बीजेपी आज़ादी के टाइम पे कहाँ थी? इनका कोई भी व्यक्ति जेल में गया, किसी ने सीने पे गोली खाई, सब कांग्रेस के लोगों ने गोली खाई, जेलों में बंद रहे। इनका ये तो माफ़ी मांगते थे अंग्रेज़ों से, मुखबरी करते थे। तो आज ये कह रहे हैं झंडे की बात करते हैं, 52 साल में झंडा तो फहराया नहीं नागपुर में अपने हेडक्वार्टर पे। आज झंडे की बात करते हैं, नागपुर में झंडा फहराते हैं ना,
वहाँ क्यों नहीं फहराया? इतने साल बाद। लेकिन अब तो आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल जो हमने मनाए आज़ादी के, इस बार तो उन्होंने फहरा दिया था झंडा। देखिए जी, मैंने तो देखा नहीं फहराया या नहीं फहराया। नहीं फहरा दिया था सर। हमने मैं बोलता हूँ, मेरी बात आप मान सर, आप देखो, हमने तो नहीं देखा आपकी बात, हमने तो नहीं देखा ना फहराया नहीं फहराया। देश के लोगों के सामने 52 साल पहले क्यों नहीं फहराया भाई? 52 साल हो गए। ये सवाल हो सकता है कि 52 साल, इतने सालों से क्यों नहीं फहराया गया? फहराना चाहिए था ना। तो ये लोग सब झूठ के हुए पुलिंदे करते हैं। कोई विकास कार्य आज तक नहीं हुआ देश में। 8 साल हो गए। आप देखिए, आपको एक बात और बताता हूँ, आज 8 साल हो गए, बड़ा ज़ोर शोर से ये मुकेश अंबानी आए थे यूपी में हम इंडस्ट्री लगाएंगे। 8 साल हो गए, कोई इन्वेस्टर आया है? 8 साल हो गए। स्मृति ईरानी जी, चीफ मिनिस्टर साहब को पूछिए कि 8 साल हो गए, इन्वेस्टर क्यों नहीं आया उत्तर प्रदेश में? कोई इंडस्ट्री लगी, कोई अस्पताल नया बना, दिखाओ ना कहाँ बने हैं। गुजरात में बाढ़ आ गई, वहाँ क्यों नहीं गए? झूठ नंबर 1 बोलने वाले देश के प्रधानमंत्री। जहरीली शराब से 50 लोग मर गए, उनको क्यों नहीं मुआवजा दिया? वहाँ क्यों नहीं इंक्वायरी बिठाई गई? जैसे हमारे राहुल जी ने कहा कि सबसे बड़ा ड्रग स्टेट बन गया, ड्राई स्टेट था, ड्रग का स्टेट बना। कैसे आ रहा है उस स्टेट में ड्रग इतना? क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? वो NIA कहाँ है? वो NCB कहाँ है? वो उनकी जांच में कहाँ है? नहीं तो छोटी से एक आदमी 800 ग्राम 100 ग्राम ड्रग्स पकड़ लेता है तो NCB इन्वॉल्व हो जाती है। वो डायरेक्टर साहब, इतने जो NCB के डायरेक्टर को चेतावनी देना चाहता हूँ भाई, जो इतने अरबों रुपए की ड्रग्स पकड़ी, वहाँ क्यों नहीं जा रहे? वहाँ तो जांच करो। 50 लोग जहरीली शराब से मर गए, वहाँ जांच करो। वहाँ क्यों नहीं नोटिस जाते? स्मृति ईरानी जी, एक चिट्ठी लिखिए प्रधानमंत्री जी को कि आपके गुजरात में 50 लोग जहरीली शराब से मर गए, उसकी जाँच कब कराएँगे? इतनी बड़ी ड्रग्स पकड़ेगी, उसकी जांच कब कराएंगे? इसकी चिट्ठी स्मृति ईरानी लिखेंगी प्रधानमंत्री जी को। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऊंचा बोलने से, इनसे ज़्यादा ऊंचा मैं बोल सकता हूँ। ऊंचा बोलने से जो घोटाले हैं, ऊंचा बोलने से झूठ दब नहीं जाता। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। एक सवाल मेरा सर, ये आप DPCC के सेक्रेटरी भी हैं, AICC ऑफिस आपका आना जाना लगा रहता है, तो इस वक्त मतलब क्या माहौल है कांग्रेस पार्टी के भीतर? आप तो अच्छे से बता सकते हैं, देश की जनता को, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें अगर, क्या माहौल है, क्या मतलब इस वक्त वातावरण कैसा है कांग्रेस पार्टी के भीतर? देखिए, कांग्रेस पार्टी में वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वातावरण है। आज जो भी कार्यकर्ता हैं वो ये कहते हैं कि देश के लोग जितने भी हैं वो चाहते हैं कांग्रेस वापस आए। लोग परेशान हो गए महंगाई से, बेरोज़गारी से। महंगाई से इतना, सबसे ज़्यादा त्रस्त महंगाई से है लोग। महंगाई इतनी हो गई है, लोग परेशान है। कहते हैं, लोगों से कहते हैं जी कांग्रेस आए, कांग्रेस आए। लोग अब कांग्रेस को ही लाएंगे। बहुत अच्छा माहौल रहेगा, देश उसी तरह चलेगा जैसे चलता था। 70 साल हमने देश चलाया, हमारे नेताओं ने, वही 70 साल आगे चलेगा। ये तो सिर्फ 24 में बिल्कुल साफ़ है, बीजेपी बिल्कुल साफ़ है। ये तो कहते हैं ये इनका कमल खिलता गया, देश कीचड़ में जाता गया। कमल खिलाते गए, देश कीचड़ में जाता गया। तो ये इनका बिल्कुल सूफड़ा साफ़ है, वो बिल्कुल साफ रहेंगे। ये नहीं आने वाले 2024 में। अब मेरा आखिरी और सबसे बड़ा सवाल सर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में? बिल्कुल बनेंगे, 100% प्रधानमंत्री बनेंगे। पक्का? मतलब आपको पूरा विश्वास है? सर, आप किसी दिन आए तो मैं खून से लिख के आपको दूंगा। खून से लिख कर? बिल्कुल खून से लिख के दूंगा कि राहुल गांधी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता सीना ठोक के कह रहा है। आप किसी दिन आइए, खून से लिख के दूंगा आपके सामने, दुनिया भी देखेगी कि 2024 से हमारे प्यारे T-शर्ट पहनने वाले स्मार्ट नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री, ये सीना ठोक के हम कह रहे हैं आपको। जी, आपने देखा विश्वास का स्तर कितना ऊंचा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पिछले लगभग 40 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ऐसे वफादारी है इनकी। तो अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, भारत जोड़ो यात्रा कैसी चलती है और क्या नतीजे निकलते हैं उसके, और कांग्रेस पार्टी को कितना फ़ायदा होता है उसके। बाकी ऐसी तमाम जानकारी और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दी लोकसभा।